मैं कई दिन से महसूस कर रहा था कि कोई नादीदा वजूद है जो हर वक्त मेरे आस पास रहता है। ख़ास कर तन्हाई में चलते हुए लगता कि कोई मेरे साथ चल रहा है और अक्सर मेरे पीछे कदमों की चाप सुनाई देती। मुड़कर देखता तो कोई ना होता और घर से बाहर ये एहसास मजीद कभी हो जाता और रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख खुल जाती। कमरे से बाहर कदमों की चाल सुनाई देती और जैसे कोई चल फिर रहा हो। दरवाज़ा खोल कर देखता तो कोई मौजूद ना होता और इसके अलावा एक और तब्दीली भी मैंने महसूस की। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द गुलाब की महक मौजूद रहती। ऑफिस में, घर में और राह चलते हुए मुसलसल गुलाब की मशहूर कुन खुशबू मेरे आस पास रहा करती। राधा एक पुरअसरार नावल, एक ऐसे खानदान की दास्तान जो शैतानी मखलूक के चुंगल में फंस गया था। शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। उसने जाते जाते सलाम किया और 5:30 बजे मैं बैंक से निकला और पैदल ही घर की तरफ रवाना हो गया। मैं खरामा चला जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र उसी मलंग पर पड़ी जो कल हमें मिला था और मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसकी रफ्तार खासी तेज़ थी। मैं तकरीबन दौड़ रहा था और उसने अचानक पीछे मुड़कर मुझे देखा और मुस्कुराकर अपनी रफ्तार और तेज़ कर ली। मैं जितना तेज़ चल सकता था चल रहा था, लेकिन उसके और मेरे दरमियान फासला बरकरार रहा। बाजार से निकलकर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया और जल्द ही हम शहर से बाहर आ गए। वो कभी कभी मुड़कर मेरी तरफ देखता और मुस्कुराता और फिर अपनी रफ्तार मज़ीद तेज़ कर लेता। मुझे इसकी तेज़ी पर हैरत हो रही थी और अब खेत शुरू हो चुके थे और चलते चलते वह खेत के किनारे रुक गया और मैंने अपनी रफ्तार मज़ीद तेज़ कर ली। अचानक मुझे किसी चीज़ से ठोकर लगी और मैं मुंह के बल गिरा और सख्त चोट आई घुटने पर और पैंट भी उस जगह से फट गई। जल्दी से उठकर मलंग की तरफ देखा, लेकिन वो अब गायब था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे जैसे ज़मीन खा गई थी। खेतों में फसल भी ना थी कि मैं सोचता कि वह फसलों में घुस गया होगा और मैं जल्दी से उस जगह पहुंचा जहां वह मेरे गिरने से कबल खड़ा था, लेकिन उसका कहीं नामो निशान ना था। और अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं बुरी तरह उछल कर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो वही साधु खड़ा था जो बैंक का वक्त ख़त्म होने के बाद ना जाने किस तरह अंदर दाखिल होने और कमरे से निकलने के बाद गायब हो गया था और अब वो मेरे सामने खड़ा बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। किस कारण इतने व्याकुल हो रहा है बालिक, किसे तलाश कर रहा है? और उसकी आंखों में मैंने खेज चमक थी। मलंग की नज़रों से उज्जवल होने से मैं पहले झंझलाया हुआ था और उस पर वो मनहूस साधु फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। किसी को नहीं, मैंने रुखाई से जवाब दिया। अब तेरे क्या विचार हैं? और मैंने उस दिन तुझसे एक प्रश्न पूछा था और मुझे अभी तक उसका उत्तर नहीं मिला। और उसने जवाब बड़े गंभीर लहजे में कहा, तुम कौन हो पहले ये बताओ और फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। और मैंने कुछ सोच कर नरम लहजे में कहा और उसके मोटे बद्दे होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। देवी महान है। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और देवी तेरी बुद्धि अब काम करने लगी है। और मज़का खेद लहजे में बोला। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैं उसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए जब्त करके उसकी बकवास सुनता रहा। जानता हूं कि इस समय तेरे मन में क्या है और तू किस खोज में है, परंतु मैं तेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। और मेरा नाम अमर कुमार है और काली माता का सेवक हूं। इस समय देवी की आज्ञा से तुझे ये समझाने आया हूं कि मेरी बात मान ले, नहीं तो बड़ी कठिनाइयों में पड़ जाएगा। और वह बराह रास्त मेरी आंखों में देख कर बोला, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है और वह सच है या झूठ, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि तेरी देवी मुझसे क्या चाहती है। और मैंने उससे मुतासर हुए बगैर मजबूत आवाज़ में कहा। और शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। हम दोनों उसी खेत के किनारे खड़े थे और जहां वो मलंग गायब हुआ था। देवी तेरी सहायता करना चाहती है और यदि तूने देवी की आज्ञा का पालन ना किया तो बड़ी कठिनाइयों में पड़ जाएगा। और उसने किसी उस्ताद की तरह मुझे समझाया। मुझे तो कोई तू ढोंगी या बहरूपिया लगता है और तेरी किसी बात की समझ मुझे नहीं आती। और अगर तुझे रकम की ज़रूरत है तो सीधी तरह बता और मैं तेरी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करूँगा।
اور میری بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے تپ گیا اور لال انگارہ آنکھوں سے میں جیسے آگ کے الاؤ روشن ہو گئے اور وہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ مورخ، تو نہیں جانتا کہ تو اس سمے کس کے سامنے کھڑا ہے اور تجھے ابھی میری شکتی کا گیان نہیں۔ میں چاہوں تو تجھے بھسم کر سکتا ہوں، پرنتو دیوی کی اچھا کچھ اور ہے، اور دیوی کی آگیا کا پالن کرنا ہر اچھے سیوک کا دھرم ہے۔ پرنتو تو نے میرا اپمان کیا ہے، اور ایک مہان سادھو کا اپمان، اور اس کا شراپ تو تجھے اوش ملے گا۔ اور اس کی آنکھوں میں قہر اتر آیا۔ تو مجھے سزا دے گا؟ میں نے تمسکر سے کہا، اور اگر تجھے میں ہمت ہے تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، اور میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ خاموش کھڑا مجھے گھورتا رہا، اور میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اتر تو دوبارہ میرے راستے میں آیا تو یاد رکھنا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اور اس کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے، اور وہ آنکھیں بھی یہ بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا، گھی 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 گھی۔ اور اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، اور تیزی سے مڑ کر دیکھا تو وہی ملنگ کھیت کے کنارے بیٹھا مٹی کے ڈھیلوں سے بچوں کی طرح کھیل رہا تھا۔ بھاگ گیا بزدل، اور وہ کہکے لگانے لگا، اور میں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو دور دور تک سادھو کا نام و نشان نہ تھا۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ ہم چیٹل میدان جیسے کھیت کے پاس کھڑے تھے، اور دور تک کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں وہ چھپ سکتا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، لیکن سادھو ہوتا تو ملتا، اور میری حیرت بجا تھی۔ اگر وہ بہت تیز دوڑتا تب بھی کم از کم 5 منٹ سے پہلے کھیت پار نہ کر سکتا تھا، جبکہ وہ تو ایک لمحے میں غائب ہو گیا تھا۔ اور سادھو کو غائب پا کر میں فوراً ملنگ کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ بھی اپنی جگہ سے غائب تھا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ انسان ہیں یا جن، اور ایک پل میں غائب ہو جاتے ہیں؟ اور حیرت سے میری عقل گم ہو گئی۔ اندھیرا بھی اتنا بھی نہ تھا کہ وہ مجھے دکھائی نہ دے۔ میں کافی دیر تک اسی جگہ پر کھڑا سوچتا رہا، اور پھر بوجھل قدموں سے واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دنوں سے مجھے عجیب و غریب حالات پیش آ رہے تھے، اور جن سے میں خوف زدہ تو نہ تھا، ہاں الجھن ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اور جب میں گھر میں داخل ہوا تو اندھیرا اپنے پر پھیلا چکا تھا، اور سارا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے گراج سے لائٹ جلائی اور برآمدے میں آ گیا، اور اچانک ایسی آواز آئی جیسے کوئی اندر چل رہا ہو، اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اور برآمدے میں لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی، جس کے بند کر دینے سے سارا گھر محفوظ ہو جاتا۔ اور ایسی ہی ایک گرل پچھلے برآمدے میں بھی تھی، اور یہ حفظ ما تقدم کے طور پر لگائی گئی تھی۔ اور میں نے گرل کا تالا کھولا، اور اندر جا کر ٹی وی لاؤنج کی لائٹ بھی جلا دی۔ بریف کیس رکھ کر میں باتھ روم میں چلا گیا، اور گرمیاں مجھے ہر روز نہانے کی عادت تھی۔ اور جب میں ٹی وی لاؤنج میں آیا تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ ٹی وی آن تھا، اور ابھی میں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ کہیں میں نے جاتے ہوئے خود ہی تو ٹی وی آن نہیں کر دیا تھا، کہ بیڈ روم سے کسی چلنے پھرنے کی آواز آئی، اور میں جلدی سے اندر کی طرف لپکا اور بیڈ روم کھول کر دیکھا تو ایک بار پھر عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا، اور میں واپس ٹی وی لاؤنج میں آیا تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، اور ٹی وی بند تھا۔ میں نے اسے آن کیا، اور کوئی ٹاک شو لگا ہوا تھا، اور میرا دل ٹی وی دیکھنے میں نہ لگا، اس لیے میں بیڈ روم میں آ کر لیٹ گیا، اور تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ رات کے میں نے خواب میں دیکھا کہ سائمہ میرے کمرے میں آئی ہے، اور اس نے بہت گہرا میک اپ کیا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں گلاب کا تازہ پھول ہے، اور کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ بیڈ پر گلاب کی پتیوں کی سیٹ سی بنی ہوئی ہے، اور سائمہ پہلے سے زیادہ جیسے حسین نظر آ رہی ہے۔ وہ رات بھی میرے ارمانوں کی رات ثابت ہوئی، اور ہم دونوں دنیا جہان سے بے خبر ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ اور صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی، اور میں نے کلاک پر نظر ڈالی تو 7 بج رہے تھے۔ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا، اور اچانک میری نظر بیڈ پر پڑی تو میں اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹ گئیں، اور سارا بیڈ گلاب کی پتیوں سے یوں ڈھکا ہوا تھا جیسے شب عروسی کے لیے بیڈ پھولوں کی پتیوں سے سجایا جاتا ہے۔ پتیاں مسلی ہوئی تھیں، اور تکیے پر گلاب کا ایک پھول بھی رکھا ہوا تھا۔ رات کو خواب میں نے دیکھا تھا کہ سائمہ گلاب کا پھول لے کر کمرے میں آئی اور مجھے پھول دے دیا، اور جسے سونگھ کر میرے اندر جذبات کا طوفان ابھر آیا، اور میں نے ایک جھٹکے سے سائمہ کو اپنے اوپر گرا لیا تھا، اور سائمہ کے انداز میں والہانہ پن اور ورافتگی تھی۔ میں حیرت بھری نظروں سے بیڈ کو دیکھ رہا تھا، اور کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ کیا وہ خواب نہیں تھا؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اور سر بری طرح چکرا رہا تھا، اور اگر وہ خواب تھا تو گلاب کی پتیاں اور پھول کہاں سے آئے؟
अगर हकीकत थी तो यह कैसे मुमकिन है, और साइमा की गैर मौजूदगी, बल्कि इस शहर में गैर मौजूदगी कहना मुनासिब ना होगा कि इसके बावजूद वो रात को मेरे साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये सब क्या है, और इस किस्म के हालात से मेरा साबका पहले कभी ना पड़ा था। काफ़ी देर में इसी शशोपन में मुबतला रहा और फिर सर झटक कर बाथरूम में घुस गया। नहाकर मैं जल्दी से बैंक रवाना हो गया और इमरान छुट्टी पर था, वरना उससे कह कर ही दिल का बोझ हल्का कर लेता। और काम के दौरान में भी मैं रात वाले किस्से के बारे में सोचता रहा, बल्कि सोचता क्या रहा और ख्यालात खुद ब खुद मेरे जहन में आते रहे। तकरीबन 12 बजे मुझे शरीफ का फ़ोन आ गया और वो मुझे शाम को अपने यहाँ आने के बारे में याद दहानी करवा रहा था, और आज वो छुट्टी पर था। मैंने उसे वादा किया कि मैं आज ज़रूर आऊँगा, और उसका घर यहाँ से तकरीबन 20 मील के फासले पर था। 5 बजे बैंक से निकला और टैक्सी में बैठकर रवाना हो गया, और जिससे मुझे आधे घंटे में शरीफ के घर पहुँचा दिया। मैं पहली बार उसके घर जा रहा था, लेकिन टैक्सी वाला उसी गांव का था और वो मुझे सीधा शरीफ के घर ले गया। जब मैं घर के सामने उतरा तो शरीफ सामने आ रहा था और बड़े तपाक से मिला और मेरे अंदर ले गया। और लगभग 2 कनाल के रकबे पर बना हुआ ये घर सादा लेकिन साफ सुथरा था, और सामने की तरफ एक कतार में कमरे, उनके आगे बरामदा और वसी अरीज सहन, और एक तरफ जानवरों का बाड़ा बना हुआ था, और जिसमें 2 भैंस और चंद बकरियां बंधी हुई थीं। शाम होने को थी और सहन में 4 पाइयाँ बिछाकर बैठने का इंतज़ाम किया गया, और 20-25 अफराद उन 4 पाइयों पर बैठे हुए थे। और वह जल्दी से भागकर अंदर से मेरे लिए कुर्सी ले आया। मगरिब की नमाज के बाद खाना खाया गया, और उसके बाद वह कहने लगा, सर मेरे वालिद मोहतरम आपसे मिलना चाहते हैं। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, कहाँ हैं तुम्हारे वालिद साहब? मैंने मुस्कुराकर कहा। वो माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते और अंदर कमरे में लेटे रहते हैं, और उन्होंने ही मुझे आपको यहाँ बुलाने के लिए कहा था। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वेरी सैड। और मैंने अफसोस से सर हिलाया। चले सर, अंदर चलते हैं। और उठकर खड़ा हुआ और वो मुझे लेकर सामने बने हुए कमरों की तरफ चल पड़ा। बरामदा पार करके हम बाएं तरफ बने एक कमरे के सामने पहुंच गए, और शरीफ ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। मोहम्मद शरीफ आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। और अंदर से एक भारी आवाज़ आई, सर अगर बुरा ना माने तो जो जूती बाहर ही उतार दें। और उसने शर्मिंदा से लहजे में कहा, और मैंने जूता उतार दिया। शरीफ ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने के लिए रास्ता दिया, और मैं अंदर दाखिल हुआ तो बड़ी मशहूर कुन खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। मध्यम सबज और रोशनी का बल्ब कमरे के माहौल को पकीदा बना रहा था, और शरीफ ने अंदर आकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और ट्यूब लाइट जला दी। कमरे में दूधिया रोशनी फैल गई, और एक नूरानी सूरत बुजुर्ग सामने पीछे तख्त पोश पर बैठे हुए थे, और एक 4 पाई फर्श पर मोटा सा कपड़ा नुमा कालीन किए था, और कमरे का कुल सामान अलबत्ता दीवारगीर अलमारी में काफ़ी तादाद में किताबें मौजूद थीं, और हल्का सा खुशबूदार धुआं कमरे में चकरा रहा था, और जिसका मखरज एक मिट्टी का थाल नुमा बर्तन था। आओ बेटा, आगे आ जाओ। उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, और मैंने उनको सलाम किया और आगे बढ़कर मुसाफा किया। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मेरा सलाम का जवाब दिया और हाथ से पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया। मुझे अंदर पहुंचाकर शरीफ उल्टे पांव कमरे से वापस चला गया, और जाते जाते दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। फ़ारूक बेटा, और मैंने तुम्हें एक ख़ास मकसद के तहत बुलाया है, और जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनना। अमल करना ना करना तुम्हारे इख्तियार में है, लेकिन मैं तुम्हें नसीहत करना ज़रूरी समझता हूँ। मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, और ये सिर्फ खुदा ताला के सिवा कोई नहीं जानता। वही है जो दिलों के भेद और आने वाले वक़्त के बारे में बखूबी जानता है, और बाद औक़ात अपनी मंशा के मुताबिक कुछ बातें वो मुझ जैसे किसी गुनाहगार बंदे को बता देता है, और उसमें अभी उसकी कोई हिकमत होती है, और जिस कदर वो चाहता है उतना ही इंसान को मालूम हो सकता है। रात को जो कुछ हुआ वो एक ख्वाब नहीं था, और मैं हैरत से मुंह खोले उनकी बात सुन रहा था। हैरान में इस बात पर था कि सिवाय मेरे रात वाले वाक़े के बारे में किसी को पता न था कि क्या हुआ, और जबकि शरीफ के वालिद साहब मुझे इस तरह बता रहे थे कि जैसे वो खुद वहाँ मौजूद रहे हों। और ये सब क्या है, और अभी मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले वक़्त में तुम्हें चंद मसाइब का सामना करना पड़ेगा, और इन मुश्किलात को नहायत सब्र व इस्तकामत से बर्दाश्त करना। तुम्हें एक खार वादी से गुजरना है, और आंखें खुली रखना और नफ्स को दुनिया की लज़्ज़तों से बचाना।
और इस तरह तुम उन मसाइब और तकलीफ पर बहुत जल्द काबू पा लोगे और मेरे बच्चे, दुनिया सिर्फ चंद रोज़ खेल तमाशा है। मैं सर झुकाए उनकी बातें सुन रहा था और उन्होंने अपनी बात जारी रखी। कुछ अरसा कबल भी तुम एक ऐसी रात गुजार चुके हो और तुम्हारी अहलिया सच कहती है कि उस रात वो तुम्हारे कमरे में नहीं आई थी। उन्होंने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। फिर ये सब क्या है बुजुर्गों? और मैंने कथा कलामी की। मैं खुद हैरान परेशान हूँ और अक्ल काम नहीं कर रही और सोच सोच कर थक गया हूँ, पर कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कहा, मैं तुम्हारी कैफियत समझ रहा हूँ मेरे बच्चे, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे समझो। ये सही है कि अभी तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन मेरी चंद हिदायत पर अमल करके तुम इन मुश्किलात से बेहतर तौर पर छुटकारा हासिल कर लोगे। और वो खामोश हुए तो मैंने नहायत अदब से कहा, बाबा जी आप बताएं कि मैं आपकी बातों पर अमल करूंगा, और क्योंकि मैं खुद इस मामले में सख्त परेशान हूं। और मेरी तरफ देखकर मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराए। चंद रोज कबल जो हिंदू साधु तुम्हारे पास बैंक आया था वो बहुत खबीस इंसान है और बहुत ही खतरनाक। वो रोशन ज़मीर थे, उन्हें सब मालूम था। वो साधु कौन है बाबा जी? और मैंने जल्दी से पूछा। शैतान का चेला है वो खबीस, और बहुत खतरनाक आदमी है, बल्कि उसे तो आदमी कहना भी आदमियत की तौहीन है। बहुत जल्द उन जालिमों की मोहलत ख़त्म होने वाली है। और उनके नूरानी चेहरे पर जलाल छा गया और मुझसे कुछ कहना चाहता है, और मुझे उसकी एक बात भी समझ में नहीं आई। मैंने पूछा, और कबल अज़ वक़्त इन बातों का जानना तुम्हारे लिए नुकसानदा होगा, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ अगर मुनासिब समझो तो उस पर अमल करना, वरना हर इंसान खुद मुख्तार है और अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करे। और बहुत कम लोग जो नसीहत सुनते और उस पर अमल करते हैं। और जिन मसाइब का मैंने जिक्र किया है उनमें तुम्हारे साथ तुम्हारे बीवी बच्चे भी शरीक होंगे। ये मुमकिन है कि उनको वहीं रोक दिया जाए जहां वो मौजूद हैं, या तुम्हें भी उनके पास भेज दिया जाए, लेकिन इस तरह खुदा की मखलूक उन बदबख्तों के हाथों बर्बाद होती रहेगी। और तुम्हें उस अहसन काम के लिए चुन लिया गया है। अगर तुमने सिराते मुस्तकीम को ना छोड़ा तो मखलूक की भलाई का जो काम तुमसे लिया जाने वाला है वो एक सआदत है, और जिसके लिए अल्लाह के बंदे तरसते रहते हैं। लेकिन ये तो नसीब की बात है, और जिसको यह सआदत हासिल हो जाए। और मैं आपकी बात नहीं समझ सका बाबा जी, और किस किस्म की सआदत और मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं आप? अगर मुनासिब समझे तो वजाहत फरमा दें। और खामोशी के वक्फे के दौरान मैंने पूछा, वक़्त आने पर सब कुछ समझ जाओगे, उन्होंने खिला में देखते हुए कहा। और सुनो, नमाज में कोताही ना करना। और सबसे अहम बात जो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ वो ये है कि नामहरम औरतों से दूर रहना। और आजमाइश की घड़ी बहुत कठिन होती है, लेकिन वो बहुत कम वक़्त के लिए आती है, और जो आजमाइश के उन लम्हात को सब्र इस्तकामत से गुजार गया वही मर्द मैदान भी है, और उसी को इनाम भी मिलता है। और अगर मेरी इन दो बातों पर तुमने अमल किया तो शैतान और उसकी औलाद तुमसे शिकस्त खा जाएंगे, और अगर तुम बह गए तो फिर। इतना कहकर वो खामोश हो गए और कुछ देर सर झुकाए बैठे रहे। और फिर जाए नमाज का कोना उठाकर उसके नीचे से एक ऐसी चीज़ निकाली जो मेरे लिए अजीब थी। ये एक पुड़िया थी, उन्होंने मुझे पकड़ा दी। इसमें एक तावीज़ है, उसे अपने गले में पहन लेना, लेकिन घर में घुसने के बाद, और जब तक मैं ना कहूँ इसे खुद से अलग ना करना। और चाहे तुम्हारी कोई अजीज तरीन और करीब तीन हस्ती ही क्यों ना कहे, इससे ज़्यादा मैं उस वक़्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बाबा जी इतना तो बता दें कि रात को जो ख्वाब मैंने देखा है वो सब क्या है, और गुलाब की पत्तियाँ और फूल कहाँ से आए थे। आइंदा ऐसा ना हो सकेगा, और इस तावीज़ की मौजूदगी में तुम महफूज रहोगे, उन्होंने मेरी बात के जवाब में कहा। लेकिन मैंने कहना चाहा, वो आइंदा ना कर सकेगी, और जैसे वो खुद से हम कलाम थे। वो कौन बाबा जी? मैंने उलझ कर पूछा। हाँ, क्या कहा तुमने? आप अभी फरमा रहे थे कि वो आइंदा ऐसा नहीं कर सकेगी, और मैं पूछ रहा था कि वो कौन है और आप किस की बात कर रहे हैं। जितनी बात बताने की मुझे इजाज़त थी मैंने बता दी, और कुछ दिन और गुजरने दो, फिर मैं तुम्हें हर बात बता दूंगा। और अगर तुमने मेरी इन दो नसीहतों पर अमल किया तो, उन्होंने आहिस्ता से कहा, और मैं आपकी दोनों नसीहतों पर हरफ अमल करूंगा बाबा जी। और मैं तो आपका मशकूर हूं कि आपने मेरी रहनुमाई फरमाई। और मैंने अकीदत से कहा, हम सब अपना अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं और कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। उन्होंने अपनी बात ख़त्म करके आहिस्ता से आवाज़ दी, मोहम्मद शरीफ। और आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि मैं भी मुश्किल सुन पाया, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाज़ा खुला और मोहम्मद शरीफ अंदर दाखिल हुआ और यहाँ एक तरफ हाथ बांध कर खड़ा हो गया।
खान साहब को घर छोड़ आओ और अगर घर का हिसार भी कर आना और 3 दिन के लिए। उन्होंने शरीफ से कहा। और बहुत बेहतर हजूर। शरीफ ने अदब से कहा, कल तुम्हारी अहलिया आ जाएगी और 1 रात की बात है और उसका मैंने इंतज़ाम कर दिया है। उन्होंने मेरी तरफ देख कर कहा, कल। और मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। बाबा जी, और वो तो 6-7 दिन के लिए गई है। अल्लाह बेहतर करेगा। और इस बात को भी उन्होंने मेरी बात का जवाब वाज़े ना दिया। इंसान को अपने दाम में लाने के लिए शैतान के पास बहुत खूबसूरत जाल होती हैं और उसके दाव से बचने की कोशिश करना, और अल्लाह तुम्हारा हामी और नासर हो। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ दी और कुछ पढ़कर फूंका और जाने का इशारा किया। मैं भी उनके एहतराम में उल्टे कदम वापस निकला और बाहर आकर मैंने कलाई से बंदी रेस्ट वाच पर नजर डाली और रात का 1 बज रहा था। और बाहर निकलकर मैंने शरीफ से पूछा, शरीफ, मुझे तुम्हारी वालिद मोहतरम की काफ़ी बातें समझ में नहीं आईं। काबिल सद एहतराम अब्बा जान ने जो कुछ आपको बताया है और सब कुछ आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, और बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। उसने बड़े मलामत से मुझे समझाया और फिर मोटरसाइकिल बाहर निकाली और बुलंद आवाज़ सफ़र की दुआ पड़ी और हम चल पड़े। मैं पहले ही काफ़ी उलझा हुआ था और शरीफ के वालिद की बातों ने मेरी उलझन में और इजाफा कर दिया। इससे तो अच्छा था कि मैं ना आता। और मैंने दिल में सोचा और हम तकरीबन आधे घंटे में घर पहुंच गए। मैंने ताला खोल दिया और शरीफ ने मोटरसाइकिल गैराज में खड़ी की और मेरे साथ अंदर आ गया। मुझे वो कमरा दिखा दें जहां कल रात आप सोए थे। और अंदर आने के बाद उसने कहा और मैं उसे बेडरूम में ले आया। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए तो मैं शशदर रह गया और बेड पर एक भी गुलाब की पत्ती मौजूद ना थी और ना वो गुलाब मुझे कहीं दिखाई दिया जो तकिए पर पड़ा था। और सुबह जब मैं घर से निकला तो सब कुछ वैसे ही छोड़ गया था। अब बेड ऐसे साफ था जैसे कभी फूल की एक पत्ती भी उस कमरे में ना लाई गई हो। और मोहम्मद शरीफ ने मुझसे एक जाए नमाज तलब की और उस पर बैठकर कुछ पढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद वो उठ गया। जनाब, मैंने घर का हिसार कर दिया, अब आप बेफिक्र हो जाएं। शरीफ, एक बात बताओ, और बाबा जी तो बुज़ुर्ग हैं और मैं कुछ ज़्यादा पूछ ना सका, कहीं नाराज़ ना हो जाएं और तुम तो मेरी उलझन रफ़ा कर दो। यार, मैंने बेतकल्फ़ी से पूछा और कुछ तो वो मेरा मतहत था और उम्र में भी मुझसे 1-2 साल छोटा ही दिखता था। पूछे खान साहब, अगर मैं जानता हुआ तो ज़रूर बताऊंगा। और वो बेड पर बैठ गया और मैंने उसे रात वाला ख्वाब बताना चाहा। और कुछ मैं जानता हूँ, आप वो बात बताएं जो कह रहे थे। और मेरी बात काट कर बोला, ये सब क्या है? और सुबह जब मैं उठा तो बेड गुलाब की पत्तियों से भरा हुआ था और सब कुछ वैसे ही छोड़कर चला गया था, लेकिन अब एक भी पत्ती दिखाई नहीं दी। और बाबा जी कह रहे थे कि वो कोई ख्वाब नहीं था, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? और जबकि मेरी बीवी तो मुझसे मीलों दूर बैठी है। और मैंने अपनी उलझन उस पर वाज़े की। अचानक बाहर से बिल्ली के रोने की आवाज़ आई और मोहम्मद शरीफ ने चौंक कर देखा और फिर उसके होंठों पर मैंने खेद मुस्कुराहट छा गई। खालिक़े कायनात ने इंसान के अलावा कुछ और मखलूक़ात भी पैदा की हैं और जो इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद हैं। उनमें भी इंसानों की तरह अच्छे बुरे मौजूद हैं और हर चंद की उन पर भी पाबंदियां होती हैं, लेकिन इंसानों की तरह उनमें भी नेको बद, नाफरमानो फरमाबरदार, अल्लाह के बंदे और शैतान के पैरोकार होते हैं। और कभी कभी वह अपनी हदूद से तजावुज़ करके इंसानों को सताने के लिए चले आते हैं और जिसकी वो रोज़े आखिरत सज़ा पाएंगे। और ऐसे कुछ असरात मैं यहाँ देख रहा हूँ। और उसने बड़े रसान से मुझे समझाया। मेरे जहन में प्रोफेसर साहब का जुमला गूंजा कि कुछ जाहल किस्म के लोगों ने इस घर के बारे में खुराफात और अफवाहें फैला रखी हैं और ये घर असीब ज़दा है। तो क्या इस घर में ऐसी कोई मखलूक मौजूद है? और मैंने शरीफ की तरफ देखा। है नहीं थी। और उसने मेरी बात की तस्दीक की। अब मैंने मोहतरम अब्बा जान की हदायत के मुताबिक घर का हिसार कर दिया है। आप बेफिक्र होकर सो जाएं और अगर आपको किसी किस्म का खौफ है तो मैं आपके साथ रुकने के लिए तैयार हूँ। उसने संजीदगी से कहा, अरे नहीं शरीफ, मैं जिन्नात वगैरह से कतई नहीं डरता और मैं हूँ ना ही मैं खौफजदा हूँ, लेकिन सब वाक़यात से उलझन ज़रूर महसूस कर रहा हूँ और मेरी तो ख्वाहिश है कि कभी जिन्नात को देखूं और वो किस किस्म के होते हैं। और मैंने हंसकर कहा और एक बार फिर बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। अल्लाह तबारक तआला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और उसने बिल्कुल अपने वालिद साहब की तरह कहा, अब मुझे इजाज़त। और वो उठ खड़ा हुआ। ठीक है मोहम्मद शरीफ, तुम्हारा शुक्रिया। और इस नाव वक़्त जहमत के लिए उसने सलाम किया और बाहर निकल गया। मैंने गेट बंद किया और बेडरूम में आ गया। कुछ देर जागता रहा और फिर नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई और दूसरे दिन मेरी आंख देर से खुली और मैं जल्दी से तैयार होकर बैंक पहुंच गया। और शरीफ के वालिद साहब का कहा सच साबित हुआ।
साइमा दूसरे दिन वापस आ गई थी और वजह उसने ये बताई कि वह मेरे बारे में परेशान थी कि न जाने मैं वक़्त पर खाता पीता भी हूँ कि नहीं, और साइमा की गैर मौजूदगी में जो कुछ हुआ था और मैंने उसका जिक्र उससे ना किया था। वक़्त अपने मखसूस रफ्तार से गुजरता रहा और एक दिन मैं हस्बे मामूल बैंक से घर पहुंचा तो गैराज में गाड़ी खड़ी थी और ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि नादिश और इमरान आए होंगे और ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मालिक के मकान प्रोफेसर अजमत बेग 100 बरसी खातून के इमरा मौजूद थे और साइमन ने टेबल पर चाय और देगर लवाजमात सजा रखे थे। इस मामले में वो बहुत हसास थी कि उसके घर से कोई खाए पिए बगैर ना चला जाए, और मैंने अदब से सलाम किया तो वो हंस कर बोले, बरखुरदार, तुम तो ठहरे बड़े अफसर, और हमने सोचा क्यों ना खुद ही मिल आएं। प्रोफेसर साहब, बस कुछ नकम्मापन है, वरना तो कई बार सोचा कि आपसे मुलाकात करने के बारे में, और उनमें खलूस के मैं उसके सामने शर्मिंदा हो गया और वह काफ़ी देर बैठे रहे, फिर हमें आने की ताकीद करके रुखसत हो गए। मैंने यहाँ तबादले के फ़ौरन बाद ही गाड़ी के लिए लोन अप्लाई किया था जो मंजूर हो गया, और दूसरे दिन मैं जाकर शोरूम से गाड़ी ले आया। बच्चे बहुत खुश थे कि अब वो रोज़ाना सैर के लिए जा सकेंगे, और कुछ दिन के बाद मुझे किसी ऑफिशियल काम के लिए मुल्तान जाना पड़ा, जो शाम 4 बजे के करीब ख़त्म हुआ, और मेरा ख्याल था कि मैं 1-2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस दिन मुल्तान में किसी मजहबी तंजीम ने जुलूस निकाला और जिसकी वजह से सारे रास्ते बंद थे, और जो एक आधा खुला हुआ था, और वहाँ पर भी ट्रैफिक का इतना रश था कि गाड़ी तो खुदा पैदल चलने के लिए भी रास्ता ना था, और एक जगह ट्रैफिक जाम में फंस गए और खैर खुदा करा कर करके रास्ता खुला, और मैंने घड़ी देखी, शाम के 5 बज रहे थे। सड़क जगह जगह से टूटी हुई थी और मैं मोहतात अंदाज से गाड़ी चलाता रहा, और आगे सड़क कुछ ठीक थी और मैंने स्पीड बढ़ाई और नई गाड़ी हवा से बातें करने लगी। मैं जल्द अज जल्द घर पहुंच जाना चाहता था कि अचानक मेरी नज़र किनारे सड़क पर खड़े एक मर्द और बुर्का पोश औरत पर पड़ी, और जो हाथ हिला हिला कर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से बसें रुकी हुई थी और ना जाने में बेचारे कितनी देर से बस का इंतज़ार कर रहे थे। और पहले तो मैंने सोचा कि गुजर जाऊं, और फिर मैंने ब्रेक पर पाँव रख दिया और गाड़ी उनके करीब जाकर रुक गई। शाम का धुंधलका फैलने लगा, लेकिन अभी रोशनी थी, और बुर्के में मलबूस औरत जल्दी से आगे बढ़ी और खिड़की पर झुक कर बोली, आपकी मेहरबानी होगी अगर मुझे लिफ्ट दे दें, हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं बसें क्यों नहीं आ रही, और वह खासी परेशानी दिखाई दे रही थी। आदमी एक तरफ खड़ा रहा और नकाब उसने चेहरे के गिर्द इस तरह लिपटा हुआ था कि उसकी सिर्फ आंखें नजर आईं, और बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अजीब सा सहर था। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, कोई बात नहीं, आप जहां कहेंगे मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। और ना जाने उसकी आंखों में कैसा जादू था कि मैं इनकार न कर सका। मैंने हाथ बढ़ाकर पिछला दरवाज़ा खोलना चाहा ताकि वह दोनों बैठ सकें, और उसने पीछे मुड़कर उस आदमी से कहा, तुम जाओ, और वह आदमी खामोशी से वापस चल पड़ा। और फिर वह मुड़ी और इत्मीनान से अगला दरवाज़ा खोलकर मेरे बराबर बैठ गई। उसने कोई बहुत ही आला किस्म का परफ्यूम लगाया हुआ था और गाड़ी मशहूर कुन खुशबू से महक उठी। मैंने एक लंबा सांस लेकर उसके महक को अंदर उतारा और मेरा सारा वजूद मुअत्तर हो गया। मशहूर कुन खुशबू ने वाकई मशहूर कर दिया, लेकिन अंदर से मैं बुरी तरह पछता रहा था कि क्यों गाड़ी रोकी। अकेली औरत थी, अगर मुझे मालूम होता कि वो अकेली मेरे साथ सफ़र करेगी तो मैं कभी गाड़ी ना रोकता, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था, और मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया। यहाँ से 20-25 मील दूर मेरा गांव है। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने गाड़ी रोक दी, और मैं तकरीबन 2 घंटे से खड़ी इंतज़ार कर रही थी, और खड़ी खड़ी मेरी तो टांगें थक गईं और काफ़ी बातूनी मालूम होती थी। हालांकि मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा था, लेकिन उसने तफसील बताई, क्या नाम है आपके गाँव का, और मैंने यूं ही परसबीले तज़किरा पूछ लिया। माधोपुर, उसने झट जवाब दिया और चेहरे से नकाब हटा दिया। गैर इरादी तौर पर मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो हटना भूल गई। वो बेपनाह हसीन थी और बड़ी बड़ी स्याह झील सी आंखें और सतवा नाक और होंठ जैसे गुलाब की आध खिली कली, और उसकी गुलाबी रंगत इतनी प्यारी थी कि उसके चेहरे से नज़र हटाना मुश्किल हो गया। ऐसा हुस्न सिर्फ किताबों में पढ़ा और या किस्से कहानियों में सुना था। मैंने बड़े मुश्किल से उसके चेहरे से नज़रें हटाकर सड़क की तरफ देखा और उसने मेरी कैफियत को महसूस कर लिया और दिल आवेज़ मुस्कुराहट उसके होंठों पर छा गई। मैंने किन अखियों से उसकी तरफ देखा और मेरी तरफ ही देख रही थी, और जिस्म का सारा खून सिमट कर मेरे चेहरे पर आ गया।
थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि उसे गाड़ी में बिठाकर मैंने गलती की, और अब मेरे होशो हवास काम नहीं कर रहे थे। और ना तो मैं कोई दिल फेंक किस्म का इंसान हूँ और ना आवारा कि किसी लड़की को देखकर मेरी नीयत खराब हो जाए। लेकिन वो इतनी हसीन थी कि अगर मैं मुकम्मल तौर पर उसकी तारीफ बयान करूँ तो शायद अल्फाज मेरा साथ ना दें और पढ़ने वालों को मुबालगा अमीज़ी लगे। आप कहाँ जा रहे हैं? उसकी मधुर आवाज़ गाड़ी में गूंजी और मैंने अपने शहर का नाम बताया। और वहाँ तो मेरे चचा रहते हैं। आपका घर कहाँ है? और मैंने काफ़ी अरसा उस शहर में गुजारा है और वहाँ की एक एक गली मोहल्ले को अच्छी तरह जानती हूँ। और उसने पलकों की झालर उठाकर मेरे दिल पर बिजली गिराई। लेकिन मैं नहीं जानता, और मैं मुश्किल में उसके हसीन चेहरे से नज़रें हटा पाया। क्या मतलब? और बड़ी बड़ी हसीन आंखों में हैरत दार आई। एक तो उसका हुस्न मुझे बेकरार कर रहा था, और उस पर उसके जिस्म से उठती हुई खुशबू और आवाज़ भी उसकी बहुत मधुर थी। उसमें किसी को भी दीवाना बनाने की पूरी सलाहियत मौजूद थी। दरअसल मैं हाल ही में लाहौर से इस इलाके में शिफ्ट हुआ हूँ और अभी शहर से मेरा कोई ख़ास वाकफियत नहीं हुई। हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे घर के ज़रा आगे एक बहुत खूबसूरत पार्क वाक़या है और जिसे लेडी बाग कहते हैं। और मैं बहाने बहाने से उसकी तरफ देख रहा था, और अब मुझे उसकी बातें करने में मज़ा आ रहा था। और कभी बात करने के बहाने और कभी उससे कोई बात पूछने के बहाने, और मैं उसके हसीन चेहरे पर एक नज़र डाल लेता था। अच्छा, तो आप सऊदाबाद में रहते हैं, और किसी ज़माने में यहाँ एक शमशान घाट हुआ करता था। उसने मेरे इल्म में इजाफा किया, और यह सारी आबादी हिंदुओं की थी। मेरा मतलब है कि यहाँ हिंदू आबाद थे, और तकसीम के बाद काफ़ी लोग हिंदुस्तान चले गए, और जो रह गए उनको भी वहाँ से आने वाले मुसलमानों ने यहाँ से निकाल दिया, उनके घर छीन लिए और बहुत सौ को कत्ल कर दिया। और उनमें से वही लोग बच पाए जो यहाँ से फरार हो गए थे। और उसकी आवाज़ों में अजीब सा डर उमड़ आया, और उसने सोगवार हो गया था। तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? और मेरा मतलब है कि तुम तो तकसीम के वक़्त पैदा भी नहीं हुई होगी, और मैं इतनी भी कम उम्र नहीं हूँ। और वह खिलखिलाकर हंसी। अच्छा, तो तुम तकसीम के वक़्त मौजूद थी? और मैंने भी हंस कर कहा। आपका नाम क्या है? उसने एक अदा से चेहरे पर आई बालों की लट को झटका दिया। फारूक खान। और तुम्हारा? और मैंने अपना नाम बताकर उससे पूछा। चंपा। और क्या ये नाम मुझ पर जचता है? उसने अजीब सा सवाल किया। बिल्कुल, तुम इसमें बासमा हो, और बल्कि फूल भी तुम्हें देख कर ले तो शर्मा जाए। और बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला। और मैंने चोर नज़रों से अपनी बात का रद्दी अमल देखने के लिए उसकी तरफ देखा, तो वो बड़ी वालहाना नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। और यूं ही मुझे बना रहे हैं। वो इठलाकर बोली, तुम तो कुदरत के सनाई का कामल शाहकार हो, और तुम्हें माल के कायनात ने इतना खूबसूरत बनाया है कि जवाब नहीं। और अल्फाज खुद मेरी ज़ुबान से अदा हो रहे थे, और मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में वाराफ्तगी बढ़ गई। आप भी कुछ कम खूबसूरत नहीं। और हया से उसका चेहरा गुलनार हो गया। अब हम बरसों पुराने दोस्तों की तरह बेतकल्फ़ी से बातें कर रहे थे, और मैंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। मकसद ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त उसकी मैयत में गुजारना था, और मेरे इन जज्बों में इरादे का कोई दखल ना था। और ना जाने मैं उसे देखकर क्यों बेखुद हुआ जा रहा था। और उसे खुद सताशी ना समझा जाए तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे दिल खोल कर वजाहत अता फरमाई है। मैं जहाँ भी जाता और ख़वातीन की नज़रें मेरा तवाफ़ करती, और साइमा तो अक्सर मेरी नज़र उतारा करती। गाड़ी दाएं तरफ मोड़ लीजिए। और उसकी आवाज़ मुझे ख्यालों से बाहर खींच लाई, और मैंने देखा कि सड़क के दाएं तरफ एक कच्चा रास्ता जा रहा था, और गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करके मैंने उसके बताए हुए रास्ते पर मोड़ दिया। और कहाँ तो मुझे घर पहुँचने की जल्दी थी, और अब मुझे किसी बात का होश ना था। अवाइल सर्दियों का मौसम था, और हवा में हल्की हल्की सी खनकी शुरू हो चुकी थी, और मैंने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। उसने अपना पर्स खोलकर उसमें से एक केसर निकाली और गाड़ी में लगे सीढ़ियों में लगा दी। और ये सब कुछ उसने इतनी अपनाई से किया कि मैं उसे टोक भी ना सका। और लता की मधुर आवाज़ गाड़ी में गूंजने लगी। गाना तो मुझे याद नहीं, और कुछ इचकिया किस्म का था, और उसकी काफर अदाए हुसन उस पर लता की रसीली आवाज़, और मुझ पर उस माहौल का जादू छा गया। अचानक उसने स्टीयरिंग पर रखे मेरे हाथ पर अपना नर्म और नाजुक हाथ रख दिया, और उसकी उंगली में हीरे की कीमती अंगूठी जगमगा रही थी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, और सहरकार आंखों की कशिश ने मुझे जकड़ लिया, और मेरे पांव बेख्तियार ब्रेक पर चला गया। उसके गुदाद और गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठों पर बड़ी दिल आवेज मुस्कुराहट थी,
اور میں جیسے اس کی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب گیا اور ہم دنیا معافیوں سے بے خبر ایک دوسرے میں کھو سے گئے اور پھر اس کی خمار آلود مدر آواز سنائی دی، بابو تو نے تو پل بھر میں موہے دیوانہ بنا دیا، اور میں تو ہوں اور نہ جانوں اور نہ تو موہے، اور پیر تتلیوں لاگے ہیں جیسے ہم جنم جنم سے ایک دوجے کو جانت ہیں۔ اور میں اس کی آواز کے سیر میں کھو گیا، اور تھوڑی دیر پہلے وہ بڑی شائستہ اردو بول رہی تھی اور اب عجیب سے لہجے اور زبان میں بات کرنے لگی، لیکن میں اسے بھی اس کی کوئی اور ادا سمجھا، اور اس وقت تک کس کم وقت کو ان باتوں کا ہوش تھا، اور بڑی بڑی حسین آنکھوں میں پیار کا ساگر ہلکورے لے رہا تھا، اور آنکھیں کیا تھیں کہ میں سے بھرے ہوئے 2 پیالے تھے۔ مجھ پر نشہ سا چھانے لگا اور حسین چہرہ میرے چہرے کے قریب ہو گیا۔ اس کی گرم سانس اور قرب نے مجھے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں چھین لیں۔ قریب تھا کہ گلاب کی ان پنکھڑیوں سے میری لب چھو جاتے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچانک قریبی مسجد سے اذان کی آواز آئی، اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی، اور میں بھی جیسے سیر سے آزاد ہو گیا اور چونک کر ارد گرد دیکھا۔ رات کی تاریکی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ چمپا چہرہ دوسری طرف کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اور میں جیسے نیند سے جاگ گیا اور خود سے شرمسار تھا۔ اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور لوگوں کو نماز اور فلاح کی طرف بلایا جا رہا تھا، اور آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ میں نے جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کی اور کچے راستے پر چل پڑا، اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چمپا بالکل خاموش بیٹھی تھی، اور میرے پاس بھی کہنے کو کچھ نہ تھا، اور گاڑی میں سکون چھایا ہوا تھا۔ راستہ کچا اور اونچا نیچا تھا، اور سڑک کے دونوں اطراف کھیت تھے، اور جن میں فصل لہلہا رہی تھی، اور جی تو چاہ رہا تھا کہ اسے یہیں اتار کر اپنی راہ لوں، لیکن زمین نے گوارا نہ کیا، اور رات کی تاریکی اور تنہائی میں اسے کس کے سہارے چھوڑتا۔ بادل ناخواستہ گاڑی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلاتا رہا، اور آگے سے کچا راستہ بائیں جانب مڑ رہا تھا، اور اچانک موڑ پر تیز روشنی دکھائی دی۔ شاید سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی تھی، اور راستے کی چوڑائی اتنی نہ تھی کہ بیک وقت 2 گاڑیاں اس پر گزر سکتیں، اور موڑ سے ذرا پہلے میں نے گاڑی روک دی اور انتظار کرنے لگا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی گزر جائے، اور گاڑی اب مڑ کر سامنے آ گئی تھی، اور اچانک اس کی چھت پر لگی سرچ لائٹ جلنے بجھنے لگی، اور ساتھ ہی گاڑی نے سائرن کی آواز سے چند سپاہی باہر نکلے، اور جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ انہوں نے اتر کر میری گاڑی کو گھیر لیا، اور پولیس وین کی اگلی سیٹ سے ایک باوردی پولیس والا اترا، اور کرخت آواز میں مجھے گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے کہا، اور میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، اور میں نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا اور ساہر باہر نکال کر اسے پوچھا، کیا بات ہے انسپکٹر صاحب؟ بات کے بچے، تو نے سنا نہیں صاحب نے کیا کہا؟ اور سپاہی جس نے مجھ پر گان تان رکھی تھی گرج کر بولا۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن میں ضبط کیے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، اور جیسے ہی میں نیچے اترا، دوسری طرف کا دروازہ کھول کر چمپا بھی گاڑی سے نکل آئی، اور کندھے پر لگے اسٹار سے انسپکٹر نظر آنے والے افیسر نے اپنی گاڑی کی طرف دیکھ کر کسی کو پکارا، رام داس باہر آؤ، اور ڈبل کیبن پولیس موبائل کا پچھلا دروازہ کھلا، اور دھوتی کرتے میں ملبوس ایک شخص نیچے اتر آیا، اور میں حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ شخص باہر آیا اور چمپا تیر کی طرح اس کی طرف لپکی اور باپو کہہ کر اس کے گلے لگ گئی۔ باپو، یہ ظالم موہے فریب دے کر اپنی موٹر میں بٹھا کر لایا ہے، اور کہیں سامنے تہاڑ باپو نے بھیجا ہے اور تو کے لانے واسطے۔ ابو، یہ ظالم دھوکے سے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لایا ہے، اور کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہارے والد نے بھیجا ہے اور تمہیں لانے کے لیے، اور وہ سسکیاں لینے لگی، اور میں بری طرح چونک گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو چمپا؟ اور تم نے خود ہی تو مجھے کہا تھا کہ شام ہونے کو ہے اور کوئی بس وغیرہ نہیں آ رہی، اور برائے مہربانی مجھے گھر پہنچا دو۔ اور حیرت سے میری عقل گم تھی، اور انسپکٹر صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور میں ملتان سے آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ایک آدمی کے ساتھ سڑک کے کنارے کھڑے دیکھا، اور انہوں نے مجھے ہاتھ لے کر روکا اور لفٹ کے لیے کہا۔ دراصل آج ملتان میں کسی مذہبی تنظیم نے جلوس نکالا تھا، اور اس لیے ٹریفک بلاک ہو گیا، بسیں نہیں آ رہی تھی، اور میں نے تو انسانی ہمدردی کے ناطے گاڑی ان کے لیے روک دی تھی۔ اس لڑکی نے اس آدمی کو جانے کے لیے کہا، اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے اس کے گاؤں پہنچا دوں جو یہاں سے 20-25 میل دور ہے، اور میں نے اس بات کے پیش نظر کہ اکیلی لڑکی ہے اور شام کا وقت،
نہ جانے اور کتنی دیر بس نہ آئے اور گاڑی میں بٹھا لیا اور میں ایک معزز اور پڑھا لکھا انسان اور مقامی بینک میں بطور مینیجر تعینات ہوں، اور میں نے جلدی جلدی سارے واقعات انسپیکٹر کو بتا دیے، اور لڑکی بدستور اس آدمی سے چپکی کھڑی رہی اور جسے اس نے باپو کہا تھا۔ تیری تقریر ختم ہو گئی ہے یا ابھی باقی ہے؟ اور انسپیکٹر کی سرد آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ بچو، یہ تو تھانے چل کر معلوم ہوگا کہ تو کون ہے، اور ہمیں تو کئی دن سے تیری تلاش تھی، اور بر وقت پہنچنے سے تیری تیسری لڑکی قتل ہونے سے بچ گئی، اور ورنہ تو نے اسے بھی عزت لوٹ کر ٹھکانے لگا دیا ہوتا۔ اور اس نے طنزیہ انداز سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انسپیکٹر صاحب؟ اور آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور میں تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، اور نہ ہی میں نے کسی کا قتل کیا ہے۔ اور حیرت اور صدمے سے میں بری طرح بوکھلا گیا۔ اور تیری تو اس نے ایک نہایت فحش گالی دی، اور چل گاڑی میں بیٹھ، تھانے چل کر تیری ساری کہانی نویسی نکالتا ہوں، اور آج رات تھانے میں گزرے گی تو سب کچھ قبول کر لے گا۔ اس نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور جس نے مجھے دھکا دے کر گاڑی کی طرف دھکیلا، اور دھکا کھا کر میں گرتے گرتے بچا۔ ہے بھگوان، تیری بڑی کرپا، اور تو نے میری پتری کو اس پاپی سے بچا لیا، اور نہ جانے یہ دشت میری کومل پتری کے سنگ کیا کرتا۔ ارے مورک، تجھے کونے کو کہا تھا اور اس پاپی سنگ موٹر میں بیٹھ۔ اس نے شکر ادا کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو جھٹکا اور انسپیکٹر لڑکی اور آدمی کی طرف دیکھا۔ تم لوگ صبح بھی تھانے آ جانا، تمہارا بیان ہوگا، اور اسے تو میں ابھی ایسی جگہ پہنچاؤں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اب تجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور انسپیکٹر نے آخری فقرہ میری طرف دیکھ کر کہا، چمپا، میں نے تمہارے اوپر بڑی مہربانی کی ہے اور تم مجھے اس کا یہ صلہ دے رہی ہو۔ اور کوئی چارہ نہ پا کر میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور جس نے اپنا نام چمپا بتایا تھا۔ اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور ایک سپاہی نے میرا کالر پکڑ کر مجھے زوردار جھٹکا دیا۔ چلو چمپا کے بچے، اور تو مجھے کوئی عادی مجرم لگتا ہے، اور تیری زبان تو کینچی سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے۔ چل ذرا تھانے، اور تجھے پتہ چلے گا کہ کیسے معصوم لڑکیوں کی عزت لوٹ کر انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اور اس نے مجھے زور سے گاڑی کی طرف دھکا دیا۔ دیکھیں آپ لوگ میری بات سنیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور ابھی تو میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ میرے سر کے پچھلے حصے میں شدید ضرب لگی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ گرتے گرتے آخری فقرہ جو میری سماعت سے ٹکرایا وہ تھا، اس حرامی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالو۔ اور اس کے بعد میں ہوش و خود کی دنیا سے دور چلا گیا۔ درد کی ایک تیز لہر مجھے دوبارہ ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی، اور میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا ایک تنگ سے کمرے میں فرش پر بچھی چٹائی پر پڑا تھا، اور مدھم روشنی والا بلب کمرے کی تاریکی کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر میں اٹھتی ہوئی درد کی تیز لہر نے بے اختیار کرانے پر مجبور کر دیا، اور میں نے درد والی جگہ پر ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ چپچپیا سا لگا، اور بے ہوشی کا سبب بننے والی غالب بندوق کی بٹ کی وہ ضرب تھی جو سر کے پچھلے حصے پر لگائی گئی تھی، اور اس سے میرا سر پھٹ گیا تھا اور کچھ خون رس کا جم چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر کوئی سازش ہے تو کسی کو میرے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور میں نے دکھتے ہوئے سر کے ساتھ سوچ اور ہمت کر کے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سر سے ٹیسیں نکل رہی تھی اور نظر گھما کر دائیں بائیں دیکھا۔ سلاخوں والا دروازہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ میں تھانے میں بند ہوں۔ رات کی تاریکی اور خاموشی نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور مجھے لانے والے نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس وقت کو کوسنے لگا، اور جب میں نے اس لڑکی کو لفٹ دی تھی، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ چمپا نے یہ کیوں کہا کہ میں دھوکے سے اسے گاڑی میں ڈال کر لے جا رہا تھا، اور انسپیکٹر 2 لڑکیوں کا قتل میرے کھاتے میں ڈال رہا تھا، اور یہ سارا گورکھ دھندا میری سمجھ سے باہر تھا۔ نہ جانے کتنی دیر میں اپنے خیالوں میں کھویا رہا، اور اچانک مجھے باہر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، اور تالا کھلنے کی آواز آئی اور کوئی اندر آ گیا، اور میں نے سر گھما کر دیکھا اور بری طرح اچھل پڑا۔ اندر آنے والا وہی خبیث صورت سادھو تھا، اور سادھو امر کمار، جو مجھے پہلے بینک اور دوسری بار کھیتوں کے پاس ملا تھا، اور جب میں ملنگ کے پیچھے جا رہا تھا، اور اب وہ میرے سامنے کھڑا بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بدن پر آج بھی صرف ایک دھوتی تھی، اور پاؤں میں اس نے لکڑی کے کھڑاؤں پہن رکھے تھے، اور انگلیاں حسب معمول موٹی موٹی سی مالا کے دانوں پر حرکت کر رہی تھیں۔ کمرے میں ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی، اور جس کا منبع یقیناً یہی مردود تھا۔ ایک سپاہی اس کے پیچھے ہاتھ باندھے
ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور پل بھر میں ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ تو یہ سب کچھ تیرا کیا درا ہے، اور غصے سے میرا چہرہ تپ گیا۔ کچھ دیر وہ خاموش کھڑا مجھے گھورتا رہا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تو واقعی مورکھ ہے اور تیرے سر میں بدھی کی بجائے بس بھرا ہوا ہے، اور اس سمے میں دیوی کے کارن تیری سہایتا کرنے آیا ہوں، اور تو ہے کہ مجھے ہی دوشی دے رہا ہے۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا، اور یدی میں تو اس سمے یہاں نہ آتا تو یہ لوگ تیرے سنگ جانے کیا کرتے، اور میرے اپکار کو ماننے کی بجائے تو الٹا مجھے ہی دوشی ٹھہرا رہا ہے، اور تو واقعی مورکھ ہے۔ اور جانے دیوی کو تجھ میں ایسا کیا نظر آیا ہے جو مجھے بار بار تیری سہایتا کے واسطے بھیج دیتی ہے، اور مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں نے نہایت احمقانہ بات کہہ دی ہو۔ میری کمپٹیاں سلگ اٹھیں، اور اب تک جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اور میری جتنی تذلیل ہوئی تھی اس کا بحث یہی منحوس تھا، اور رگوں میں خون جوش مارنے لگا، اور اچانک میرا ہاتھ گھوما اور سادھو کے چہرے پر زناٹے سے پڑا اور جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ تھپڑ مارتے میں نے سارے جسم کی قوت استعمال کی تھی، اور باوجود بھاری تنوتوش کے وہ بری طرح لڑکھڑا گیا اور گرتے گرتے بچا۔ کچھ تو وہ اپنے دھیان میں کھڑا تھا، اور میں بھی مارتے پوری طاقت استعمال کی تھی۔ تو کیا سمجھتا ہے کس قسم کی دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گا؟ یاد ہے کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا ورنہ حشر کروں گا، اور یاد رکھے گا۔ اور غصے سے میرا حال بھی برا تھا۔ تھپڑ کھا کر اس کے چہرے کا غصے سے تپ گیا، اور آنکھوں میں جو پہلے ہی لال انگارہ بن گئی تھیں، حیرت اور صدمے سے وہ گنگ ہو گیا۔ اسے شاید مجھ سے اس قسم کے سلوک کی توقع نہ تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسے دیکھتے ہی منتیں کروں گا اور اس سے مدد کی بھیک مانگوں گا۔ مالا کے دانوں پر حرکت کرتی انگلیاں ساکت ہو گئیں، اور وہ کسی سانپ کی طرح پھنکارا، پاپی، تو نے سادھو امر کمار پر ہاتھ اٹھا کر گھور پاپ کیا ہے، اور اس دن بھی میں نے تجھے دیوی کے کارن تجھے क्षमा کر دیا تھا، پرنتو آج تو جو پاپ تو نے کیا ہے، اور یدی دیوی بھی چاہے تو اب تجھے میرے شراپ سے نہ بچا سکے گی، اور میں تجھے ایسا شراپ دوں گا کہ تو نرک میں جا کر بھی مجھے نہ بھول پائے گا۔ وہ مڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ سپاہی جو اس دوران بالکل خاموش کھڑا تھا وہ بھی جلدی سے باہر نکلا اور دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ کچھ دیر تو میں کھڑا غصے میں پیچھے تاب کھاتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ پرسکون ہو کر دوبارہ چٹائی پر بیٹھ گیا، اور میرے بڑے بھائی کے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اور میں فقط اس انتظار میں تھا کہ صبح اور میں کسی سپاہی کو کچھ دے دلا کر اس بات پر آمادہ کر لوں کہ میرے گھر فون کر کے ان کو ساری صورتحال بتا دے۔ مجھے یقین تھا کہ فوراً سے پہلے علاقے کا ایس پی خود یہاں آ کر مجھ سے معافی مانگے گا اور تھانہ انچارج کو عملے سمیت معطل کر دے گا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، اور میں صرف پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، اور سادھو سے میری نفرت دو چند ہو گئی تھی۔ اس حرامزادی کی وجہ سے میں یہاں اس حال میں پڑا تھا، اور وہ بڑا کینہ توڑ انسان تھا۔ آج اس سے مجھے اس دن کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کروایا تھا، اور غلطی میری بھی تھی، تو میں نے خواہ مخواہ گاڑی روک کر چمپا کو بٹھایا۔ مجھے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا، اور کردار کے لحاظ سے میں ایک صاف ستھری زندگی گزارتا آیا تھا، اور آج میں کثر مذلت میں گرنے کی پوری تیاری کر بیٹھا تھا، اور یہ تو اس رحیم و کریم اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ میں گناہ کبیرہ سے بچ گیا، اور میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا، لیکن میرا قصور بھی نہ تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کی آنکھوں میں کیسا سحر تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ دوبارہ مجھے قدموں کی آواز سنائی دی، اور جو دم بدم قریب آ رہی تھی۔ اس بار آنے والے ایک سے زیادہ معلوم ہو رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد حوالات کا دروازہ کھلا اور 3 سپاہی اندر آ گئے۔ چل اٹھ، اور تجھے صاحب نے بلایا ہے۔ ان میں سے ایک نے گالی دے کر کہا، تم لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، مجھے جانتی نہیں کہ میں کون ہوں، اور میرے بڑے بھائی صاحب وزیر اعلیٰ کے قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ انہیں جب معلوم ہوگا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور تو تم سب کی شامت آ جائے گی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ہاں، تو صدر پاکستان کا سالہ ہے، ہم جانتے ہیں، اور تیرا بھائی تو جو کچھ کرے گا بعد میں دیکھی جائے گی۔ جو تیرے ساتھ ہمارے صاحب نے کرنا ہے تو اس کی خیر منا۔ تو نے صاحب کے استاد پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور جس کے لیے اس نے اپنا مذہب تک بدل لیا۔ وہ اس کی اپنی باپ سے بھی زیادہ عزت کرتا ہے، اور لگتا ہے کہ تیری موت کا وقت آ گیا۔ صاحب تو اتنا ظالم ہے کہ معمولی چور کو مار مار کر قبر میں اتار دیتا ہے، اور تو نے جرم ہی بہت بڑا کیا ہے بچو۔ ایک سپاہی جو ان سب سے زیادہ چالاک لگتا تھا ہنس کر بولا، اور میں نے ان کے ساتھ باہر نکل آیا، اور وہ مجھے لے کر ایک بڑے سے کمرے میں آ گئے۔
जहाँ सिर्फ एक कुर्सी के अलावा कुछ न था और दीवारों पर अजीबोगरीब किस्म की रस्सियाँ और लाठियाँ लटकी हुई थीं। और कमरे के वसत में छत के साथ एक रस्सी लटकती हुई नजर आई और अंदर दाखिल होते ही मैं समझ गया कि यह कमरा थाने का टार्चर रूम है। मेरे जहन में पुलिस की रवायती तफ्तीश के बारे में सुनी सुनाई बातें घूमने लगीं और दिल तेजी से धड़क रहा था और 2 सिपाहियों ने मुझे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया। तीसरे ने पीछे से आकर मेरे दोनों हाथ एक रस्सी से बांध दिए और उसी तरह दोनों टांगों को कुर्सी के पायों के साथ बांध दिया। कुर्सी के फर्श में गड़ी हैवियत ही मेरे हिलाने जलाने के बावजूद ना हिली और मैंने एक बार फिर उनको धमकाया और उन पर कुछ असर ना देकर उनकी रकम की आखिरी ऑफर की। और मेरी इस बात पर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक ने आगे बढ़कर मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। पैंट की जेब से पर्स निकालकर उसे खोला और खुशी से उसके मुंह से कलकारी निकली, क्योंकि पर्स में अच्छी खासी रकम मौजूद थी। और उसे मैंने खेज नजरों से साथियों की तरफ देखा और हंसने लगा। ये सारी रकम तुम रख लो और मुझे यहाँ से जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि सिर्फ तुम्हारे थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी और तुम लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम सिर्फ उसके हुक्म के गुलाम हो। और मैंने उस सिपाही की तरफ देखा जिसने मेरी जेब से पर्स निकाला था। रकम तो वैसे ही हमारी हो गई, वो हंसा। और जहाँ तक तुझे छोड़ने का सवाल है, इसे भूल जा और तेरा भाई कुछ भी कर ले, वो साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि साहब का उस्ताद जिसे थप्पड़ मारकर तूने अपने लिए मौत खरीदी है बहुत बड़ा जादूगर है। अगर हमने तुझे छोड़ दिया तो वो तेरे बदले में हमें फांसी पर चढ़ा देगा। उसी सिपाही ने जवाब दिया और बाकी दोनों सिपाही खामोशी से एक तरफ खड़े थे और मैं कुर्सी से बंधा बैठा था। उस कमबख्त ने रस्सियाँ इतनी सख्ती से बांधी कि मेरा दौरान खून रुक गया। बाजुओं और टांगों में शदीद दर्द हो रहा था और मैंने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। थोड़ी देर बाद वो खबीस सूरत थानेदार और साधु कमरे में दाखिल हुए और साधु तो एक तरफ खड़ा हो गया और जबकि थानेदार बिल्कुल मेरे सामने पहुंच गया। उसके हाथ में स्टिक थी और वह कहर आलूद नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। तूने मेरे उस्ताद की बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती की है और उस्ताद जी चाहते तो तुझे एक पल में जहन्नम में पहुंचा देते, लेकिन उन्होंने देवी से इजाज़त लेना थी और इसमें थोड़ा सा वक्त लग गया। देवी ने तुझे मारने की इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। उसके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था और जैसे वह मेरी मौत की इजाज़त ना पाकर पीछो ताब खा रहा है। लेकिन मेरा तुझसे वादा है कि आज के बाद तू कभी अपने पाँव पर खड़ा ना हो पाएगा। और उसने दरवाजे की तरफ देखकर आवाज़ दी, रामू अंदर आ जा। एक स्याह काला पहलवान अंदर आ गया और 7 फुट के करीब कद और सांड की तरह पला हुआ और वह सर्दी के बावजूद एक धोती और बनियान में मलबूस था। बाजुओं की मछलियां देखकर अंदाजा होता था कि वह कसरत करने का आदी है। उसके एक हाथ में चमड़े का कोड़ा और दूसरे हाथ में बैदनुमा लंबी और पतली सी छड़ी थी और जिसकी लंबाई 4 फुट के लगभग होगी। और वह अंदर आकर सबसे पहले साधु के सामने झुका और अपने दोनों हाथ माथे से लगाकर बोला, गुरुजी आ गया हो तो मैं अपना क्रिया अरबर शुरू करूं। और साधु ने कहर भरी नज़रों से मेरे ऊपर डाली और फिर उसे सर के इशारे से इजाज़त दे दी। वो चलता हुआ मेरे पास आया और तन कर मेरे सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी दरिंदे की आंखों में अपने शिकार को बेबस देखकर होती है। और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका कौड़े वाला हाथ बुलंद हुआ और मैंने खौफ से आंखें बंद कर लीं। मैं बुरी तरह कांप रहा था और अचानक मेरे नथनों से गुलाब की तेज खुशबू टकराई और मैं आंखें बंद किए इस इंतज़ार में था कि अभी कौड़ा मेरे जिस्म पर पड़ेगा, मगर मुझे रामू की कर्बनाक चीख सुनाई दी। जल्दी से आंखें खोल कर देखा तो नाकाबिले यकीन मंजर मेरे सामने था। सांडरमा रामू हवा में सर के बल उल्टा लटका हाथ पांव मार रहा था और कोड़ा अब भी उसके हाथ में था और जिसका सर जमीन को छू रहा था। उसके मुंह से घुटी घुटी चीखें निकल रही थी और अभी हम सब उसे देख ही रहे थे कि वो एक धमाके से सर के बल जमीन पर आ रहा और उसका सर फट गया और जिससे बल खून बहने लगा और वो पानी से निकलकर मछली की तरह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। और फिर उसके मुंह से भी गाढ़े खून का खराज होने लगा और गले से ज़िबा होते ही बकरे जैसी खरखराहट निकल रही थी। कमरे में मौजूद हर शख्स फटी फटी आंखों से देख रहा था और मैंने साधु की तरफ देखा और उसकी आंखों में उलझन थी। वो चारों तरफ सर घुमाकर यूं देख रहा था और अब सांडरमा किसी मुर्दा छिपकली की तरह जमीन पर पड़ा, गालबन रूह से उसके जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी।
अचानक फिजा में एक और चीख गूंजी और ये उस सिपाही की थी जिसने मेरी जेब से पर्स निकाला था। अब वो ज़मीन से आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और वह खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देखकर हाथ पांव मार रहा था, और उसे भी किसी नादीदा वजूद ने गर्दन से पकड़कर हवा में मुअल्लक कर दिया था और उसके मुंह से घुटी घुटी चीखें निकल रही थीं। कुछ देर वह हवा में लटका रहा और फिर धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। उसका हशर भी रामू जैसा हुआ और थोड़ी देर वो मुंह से खून खारिज करता रहा और फिर साकत हो गया। साधु ने अपने 2 चेलों का ये हशर देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। कमरे में मौजूद बाकी 2 सिपाही चीखते हुए बाहर भाग गए और थानेदार अब मुझसे हटकर कुछ फासले पर खड़ा हो गया था, बल्कि ये कहना सही होगा कि वह अपने उस्ताद के करीब हो गया और उसकी आंखों से भी खौफ झांक रहा था। और मैं सख्त हैरान था कि साधु कुछ देर तदबदब के आलम में खड़ा रहा और फिर उसकी गज़बनाक आवाज़ कमरे में गूंजी। तू भी दोषबद जानता है, परंतु तुझे मेरी शक्ति से जानकारी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी समय तुझे नरक में भेज दूँ, परंतु मुझे देवी का ध्यान है। उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, और परंतु तुझे कष्ट ना देना अब मेरे बस से बाहर है। और ये कहकर उसने मुँह ही मुँह में कुछ बदबदाना शुरू कर दिया। उसके मोटे बद्दे होंठ हिल रहे थे और अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि मेरी आंखों ने एक और हैरतनाक मंजर देखा। थानेदार हाथ में छड़ी लिए एक तरफ खड़ा अपने उस्ताद की तरफ देख रहा था और अचानक उसके हाथ से छड़ी निकली और उसी के जिस्म पर पड़ने लगी। छड़ी मारने वाला हाथ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कोई छड़ी से थानेदार की पिटाई कर रहा था और छड़ी हवा में लहरा लहरा कर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़ रही थी। जैसे ही छड़ी उसके जिस्म से टकराती उसके मुंह से कर्बनाक चीख निकलती और वह कमरे में भाग रहा था और छड़ी से बचने के लिए कभी वह हाथ अपने चेहरे के सामने करता और कभी उन्हें अपनी पीठ पर रख लेता। साधु पढ़ना भूलकर अपने चेले की दुर्गत बनती देख रहा था और कुछ देर वह आंखें खोले देखता रहा और फिर दोबारा आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर दिया। थानेदार दौड़ते दौड़ते साधु से जा टकराया और अचानक उसके जिस्म में आग लग गई। वो किसी ज़िबा होते बकरे की तरह टकराया और ज़मीन पर गिर पड़ा। आनन फांगनन आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया और कमरे में गोश्त जलने की चिरांद फैल गई। उसके मुंह से दिलखराश चीखें निकल रही थी और साधु उसे बेबसी से जलता हुआ देख रहा था। वो अपनी जगह बिल्कुल मंजमद हो गया और गोश्त चलने की बदबू नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। मैं बुरी तरह खांस रहा था और थानेदार के मुंह से अब कराहें निकल रही थीं। चंद लम्हों के बाद वह साकत हो गया और उसका धुआं देता जिस्म बेजान पड़ा था। साधु ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया और थानेदार की तरफ देखकर झटक दिया, लेकिन वह हर किस्म की मदद से बेनियाज हो चुका था और कमरा गोश्त की चिरांद से भर चुका था। मेरे पेट में गिरहें पड़नी शुरू हो गईं और यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे अभी क्या हो जाएगी, और एक बार फिर गुलाब की खुशबू कमरे में फैल गई। अब गोश्त जलने की बदबू की बजाय गुलाब की महक मेरे नथनों से टकरा रही थी और अचानक मैंने साधु को बुरी तरह चौंकते देखा। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था और फिर उसने गर्दन घुमाकर कमरों में चारों तरफ देखा। तो मुझे यूं जल देकर नहीं जा सकता और मेरे चेले की हत्या करके कहाँ भाग रहा है पापी, और मेरे सामने आ, आज मालूम पड़ेगा कि कौन बलवान है। और यदि तुझमें हिम्मत है तो सामने आ, और तू जानता था कि वह तूने कर लिया, अब मेरी बारी है। और वह कमरे में चारों तरफ देखकर बुरी तरह धाड़ रहा था और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह किसे ढूंढ रहा है, और शायद उसे उस हस्ती की तलाश कर थी जिससे उसके चेलों और सिपाही की यह हालत की थी। फारूक खान, आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकता। और वह जुज़बुज़ होकर बोला, और मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठा था, लेकिन वो शायद मुझे देखने से कासर था। यदि तू इतना ही बलवान है तो भाग क्यों रहा है कायर, और मैं केवल देवी के कारण तुझे कष्ट नहीं दे रहा, वरना कभी का तुझे नरक में भेज देता। वो चिल्लाया और कमरे में गुलाब की खुशबू बढ़ती जा रही थी और अचानक मुझ पर बेनूदगी तारी होने लगी और सारा मंदिर धुंधला गया और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और साइमा कारपेट पर बिछी जाए नमाज पर बैठी कुछ पढ़ रही थी, और मैं जल्दी से उठकर बैठा और मुझे उठते देखकर वो लपक कर मेरे करीब आ गया। मैं यहाँ कैसे आ गया, और मैं तो थाने में था और वो कमबख्त साधु। अचानक मैं बोलते बोलते रुक गया और साइमा मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही थी। उसने मेरे चेहरे पर फूंक मारी और प्यार से कहने लगी, फारूक, आप जल्द अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और मुझे क्या हुआ था?
آپ کو बुखार हो गया था और शायद आप ठंड में फिरते रहे हैं और जब मौसम बदलता है तो बहुत एहतियात करना पड़ती है और आप तो अपनी सेहत की तरफ से बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। और वो प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। सही में कुछ बताओ तो सही, और मैं तो यहाँ से कई मील दूर एक कस्बे के थाने में था और यहाँ मुझे कौन लाया। और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और साइमा ने जवाब देने की बजाय आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाकर एक बोतल उठाई और उसमें से 2 चम्मच डालकर मेरे मुंह के करीब ले आई। और मैंने देखा कि बेड की साइड टेबल पर दवाओं की काफ़ी सारी बोतलें पड़ी थीं। और मैंने अपना सवाल दोबारा दोहराया, दवा पी लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे और आपके दिमाग पर ज़्यादा बोझ ना डालें, देखें कितने कमज़ोर हो गए हैं। और उसने बजाय मेरे सवाल का जवाब देने के तसल्ली दी और मैंने मुंह खोलकर दवा पी ली और आंखें बुरी तरह जल रही थीं। बच्चे कहाँ हैं? मैंने इधर उधर देखा। सो रहे हैं उस कमरे में। उसने दूसरे बेडरूम की तरफ इशारा किया। शुक्र है कि आपका बुखार हल्का हुआ, और 2 दिन से तो मेरी जान सूली पर लटकी हुई थी। और 2 दिन से, और मैं हैरान रह गया। हाँ, जब परसों आप आए तो बुखार में फंक रहे थे और मैं तो बुरी तरह घबरा गई कि अल्लाह भला करे प्रोफेसर साहब का। उसी वक्त डॉक्टर को ले आए और उसने टेम्परेचर चेक किया तो 105 था और वो भी परेशान हो गए और आपको अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। हम लोग फ़ौरन आपको अस्पताल ले गए और आप पूरे 2 दिन बाद बेहोश रहे और किसी तरह आपका बुखार नहीं उतर रहा था। और सारी रात सिस्टर आपको ठंडे पानी की पट्टियाँ करती रही। डॉक्टर आपकी बेहोशी की वजह से सख्त परेशान थे और मेरी तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और नाज़िश को जैसे मालूम हो गया कि बच्चों को संभालना, और आंटी भी मेरे साथ थोड़ी देर पहले गई हैं। दवा में शायद नशा था और मुझे थोड़ी देर बाद नींद आ गई। और दूसरे दिन मैं उठा तो तबीयत पहले से बेहतर, और बस सर में हल्का सा दर्द था। और मैंने आंखें खोल कर देखा तो साइमा मेरे पास ही कुर्सी पर बैठी सो रही थी और ना जाने में बेचारी कितने दिनों से नहीं सोई थी। और मैंने प्यार से उसकी तरफ देखा।